Today lecture is रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज का लेक्चर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी. It is responsible for printing of currency notes and managing the supply of money in the Indian economy. कह रहा है कि आरबीआई जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये प्रिंट करता है हमारे करेंसी नोट को और मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ मनी, और मनी के सप्लाई को, उसकी सप्लाई को मैनेज करता है इंडियन इकॉनमी में। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे किसी ये बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मॉनेटरी अथॉरिटी है, मतलब मनी पैसों का अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन RBI was established in 1895 by the RBI Act 1934। एक मिनट देख, यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई वाज ये वाला आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935 बाय द आरबीआई एक्ट 1904। आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। आरबीआई वर्क एज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई जो है कस्टडी मतलब फॉरेन रिजर्व के रखने के लिए बैंकर टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का बैंक, गवर्नमेंट के लिए बैंकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बैंकर एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मतलब जो क्रेडिट उसके पास जमा राशि है उसको कंट्रोलर के रूप में जाना जाता था, के रूप में काम करता है। इनिशियली द ऑनर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द शेयर कैपिटल वाज इन द हैंड ऑफ नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर। शुरू में जो था ना, द ऑनरशिप ऑफ ऑलमोस्ट शेयर कैपिटल, जितने भी शेयर, ज़्यादातर शेयर कैपिटल्स के शेयर मालिक जो थे, ऑनर जो थे, वो नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर थे। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ शेयर इन फ्यू हैंड, इसीलिए कुछ मान कि देश के कुछ हाथों में शेयर को सेंट्रलाइज्ड होने से रोकने के लिए द आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एडॉप्टेड The Reserve Bank of India has adopted the minimum reserve system for issuing या printing the currency note since 1957। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिजर्व बैंक हैज एडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। रिजर्व बैंक ने ना क्या अडॉप्ट किया, क्या लिया मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इशू या प्रिंटिंग द करेंसी नोट। 1957 में रिजर्व बैंक ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जो प्रिंटिंग मतलब करेंसी के प्रिंटिंग और उसको इशू के लिए, उसको जारी करने के लिए 1957 में इसको चालू किया। इट मेंटेन गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ RS 200 करोड़, ऑफ विच एट लीस्ट RS 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड एंड रिमेनिंग इन फॉरेन करेंसीज। तो कह रहा है कि
आरबीआई जो है ना, ये गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2000 करोड़ रुपए का इसको भी मेंटेन करता था, ऑफ विच जिसमें से कि एटलीस्ट 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड। 115 करोड़ क्या था, 200 करोड़ में से 115 करोड़ सोना का रिजर्व था, और रिमेनिंग जो था वो फॉरेन करेंसी का रिजर्व था। किसके पास? रिजर्व बैंक के पास। नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक का काम क्या है? मेंटेन द इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी की इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करना। प्रिजर्व द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी, रूपी के बाहरी वैल्यू को भी मेंटेन करना। इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब रुपीज़ के स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल करना। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमी के ग्रोथ को, हमारे देश की इकोनॉमी के ग्रोथ को आगे बढ़ाना। प्रमोट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के क्या काम है? तो यहाँ पे कह रहा है कि ये पहला, इशू ऑफ नोट। आरबीआई का क्या रिजर्व बैंक का क्या काम है? इन नोट को इशू करना। द रिजर्व बैंक हैज मोनोपोली फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट इन द कंट्री। रिजर्व बैंक के पास ना एक मोनोपोली है, सिर्फ वही करेंसी को प्रिंट कर सकता है हमारे देश में। इट हैज़ द राइट टू इशू, इट हैज़ द राइट टू issue currency note of various denominations except 1 rupees note which is issued by Ministry of Finance। रिजर्व बैंक के पास बहुत सारे अथॉरिटी हैं कि वो बहुत सारे नोट जारी कर सकता है अलग अलग तरह के, एक्सेप्ट मतलब 1 रुपीज़ के नोट को छोड़ करके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको क्या करता है? इशू करता है। दूसरा इसका काम है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है। कौन? आरबीआई। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक इज टू एक्ट एज द बैंकर। बैंक, आरबीआई का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो बैंकर के रूप में काम करे। एजेंट एंड एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट। वो भारत सरकार और भारत के स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट्स के एक बैंकर के रूप में, उसके एजेंट के रूप में, उसके एडवाइजर के रूप में भी काम करता है। इट परफॉर्म ऑल द बैंकिंग फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा इसका जो काम है ना, ये बैंकर्स, एजेंट और एडवाइजर के रूप में काम करता है। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इट परफॉर्म ऑल द बैंकिंग फंक्शन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के और सारे बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एंड इट ऑल्सो टेंडर्स यूजफुल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट को कुछ यूजफुल एडवाइस भी देता है कि कैसे रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि अर्थव्यवस्था और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एडवाइस भी देता है स्टेट गवर्नमेंट को और इंडियन गवर्नमेंट को। इट ऑल्सो मैनेज द पब्लिक डेब्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये पब्लिक डेब्ट मतलब लोगों के कर्ज जो गवर्नमेंट के पास है उसको भी मैनेज करता है। तीसरा हमारा क्या है? बैंकर्स बैंक। बैंकों के बैंकर के रूप में काम करता है। द रिजर्व बैंक परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर अदर कॉमर्शियल बैंक एज द अदर बैंक्स ऑर्डिनरली परफॉर्म फॉर देयर कस्टमर। रिजर्व बैंक जो है एक बैंकर के रूप में काम करता है अदर कॉमर्शियल बैंक के लिए, जैसे कि बैंक जो है हमारे उसके अपने कस्टमर के लिए काम करता है, उसी तरह रिजर्व बैंक भी बैंक के लिए काम करता है। आरबीआई लेंड मनी टू ऑल द कॉमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई जो है वो सारे कॉमर्शियल देश से सारे कॉमर्शियल बैंक को मनी देता है। लेंड मनी क्या होता है? उधार देता है, उधार देना।
बैंकों को, कमर्शियल बैंक को उधार देता है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। क्रेडिट के कंट्रोलर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है ये वाला पॉइंट कि RBI टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। RBI जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट किया है उसको कंट्रोल करने के लिए। RBI यूजेस 2 मेथड टू कंट्रोल द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। RBI जो है 2 मेथड का यूज करता है टू कंट्रोल द एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ मनी, मनी के एक्स्ट्रा फ्लो हमारे इकोनॉमी में, उसको 2 तरीके से कंट्रोल करता है। दीज मेथड आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो इन द कंट्री। ये मेथड क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है और दूसरा क्वालिटी में टेक्निक है जो कि कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है हमारे क्रेडिट फ्लो को हमारे कंट्री में। When RBI observed that the economy has sufficient money supply and it may cause inflationary situation in the country, then it squeeze the money supply through its tight monetary policy and vice versa। तो क्या कर रहा है कि जब RBI ऑब्जर्व करता है कि हमारे इकोनॉमी में के पास अच्छी खासी मनी सप्लाई है, हमें सप्लाई हो रही है, जिसके कारण अगर वो ज़्यादा और अपने तरफ से मनी का सप्लाई मनी को देता है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेटरी सिचुएशंस पैदा हो जाएगा हमारे देश में, जिसके चलते वो क्या करता है, मनी के सप्लाई को अपने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से रोक देता है। स्क्वीज मतलब उसको दबा देता है, एंड वाइस वर्सा। और ऐसा ही वो देखता है कि वाइस वर्सा करने का मतलब कि अगर देख रहा है कि इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई है वो बहुत कम हो रहा है तो फिर अपने तरफ से कुछ मनी को इकोनॉमी में डाल देता है। तो 5वां आपका हो गया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। इसमें क्या कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल द रिजर्व बैंक बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज फंड। कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल, फॉरेन का जो मतलब विदेश से जो एक का पैसा और अपने देश का पैसा जो रुपया है उसको स्टेबल रखने के लिए, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो दोनों का वैल्यू, तो रिजर्व बैंक जो है कुछ फॉरेन करेंसी को ख़रीदता है और कुछ बेचता भी है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज फंड को, मतलब देशों से लेन देन का जो फंड है उसको प्रोटेक्ट कर सके। RBI सेल द फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन इट्स सप्लाई डिक्रीजेज इन द इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। तो कह रहा है कि RBI जो है ना फॉरेन करेंसी को सेल तब करता है जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है इकोनॉमी में, सप्लाई जो हमारे इकोनॉमी में कम हो जाता है। करेंटली इंडिया हैज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अराउंड 440 बिलियन $। करेंटली भारत के पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 440 बिलियन $। है। आगे इसका क्या काम है, अदर फंक्शन। RBI का और क्या काम है, द रिजर्व बैंक परफॉर्म ए नंबर ऑफ अदर डेवलपमेंटल वर्क। रिजर्व बैंक जो है नंबर ऑफ अदर डेवलपमेंटल कुछ दूसरे भी डेवलपमेंट वर्क परफॉर्म करता है। दीज वर्क्स इंक्लूड द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, अरेंजिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू NABARD, collecting and publishing the economy data, buying and selling of government security, gilt ads, treasury bill etc and trade bills, giving loan to the government, buying and selling of valuable commodities etc। रिजर्व बैंक जो है कुछ अलग डेवलपमेंट वर्क भी काम करता है, जैसे कि इसी क्या क्या डेवलपमेंट काम करता है, जैसे कि
क्लियरिंग हाउस अरेंजिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर, इसकी खेती के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए कुछ क्रेडिट अरेंज करता है, मतलब जमा पूंजी करता है, पूंजी जमा करता है, जो कि नाबार्ड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, विच हैज़ बीन ट्रांसफर टू नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड। एंड रूरल डेवलपमेंट, शायद यही होता है नाबार्ड का प्रोग्राम। कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग द इकोनॉमिक डाटा, जो इकोनॉमिक डाटा को उसे कलेक्ट करता है और फिर पब्लिश भी करता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट के पास जो कुछ सिक्योरिटी है उसको खरीदता है और उसको कुछ सेल भी करता है। एंड ट्रेड बिल, व्यापार से उसको व्यापार के बिल को भी वो देखता है। गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कुछ लोन भी देता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटीज़, मतलब खरीद और बिक्री, कुछ वैल्यूएबल कमोडिटी की खरीद और बिक्री के लिए गवर्नमेंट को लोन भी देता है। इट ऑल्सो एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड रिप्रेजेंट द मेंबरशिप ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और इंडिया के मेंबरशिप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का क्या क्या रोल है, तो एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, इससे हम लोग समझेंगे जो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा है। पहला तो क्या है कि बैंकर्स ऑफ बैंक के बैंकर्स के रूप में काम करता है। इशूअर ऑफ करेंसी को इशू करता है, जारी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करता है। गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है। सुपरवाइजरी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब अर्थव्यवस्था के सिस्टम को ध्यान में सुपरवाइज भी करता है, मतलब निगरानी भी करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी करता है आरबीआई। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है, सब्सिडरी। आगे हम लोग देखते हैं कि सब्सिडरी, देयर आर 4 होली ओन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फुल्ली होल, मतलब पूरी तरीके से चार गो ऑन सब्सिडरीज हैं, खुद का सब्सिडरीज है। फर्स्ट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एस्टेब्लिश्ड इन 15 जुलाई 1971 को। उसके बाद क्या है आपका, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑथोराइज्ड कैपिटल इसका कितना है, किसका, DICGC का 50 करोड़। हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट प्रोवाइड डिपॉजिट इंश्योरेंस दैट दैट that works as a protection cover for bank deposit holder when the bank fail to pay its depositor। ये सब्सिडरी जो है ये फुल्ली ऑन सब्सिडरी है आरबीआई का। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस, जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, जो कि क्या काम करता है, प्रोटेक्शन कवर, जो कि बैंक के लिए एक प्रोटेक्शन कवर का काम करता है। जैसे कि बैंक में कोई डिपॉजिट जमा किया है, डिपॉजिट होल्डर है, मतलब जो पैसा जमा खाता धारक है या फिर जमा करने वाला जो आदमी है, जब उसको बैंक जो उसको फेल हो जाता है पे करने में, तो ये क्या क्या काम करता है, उसको फिर एज ए प्रोटेक्शन कवर मतलब देता है। कौन, क्या नाम है इसका, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। कब हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट, 15 जुलाई 1978 को। क्या करें यहाँ पे, नेक्स्ट, DICGC इंश्योर ऑल बैंक डिपॉजिट सच एज सेविंग, फिक्स्ड, करेंट, रेकरिंग डिपॉजिट फॉर अप टू द लिमिट ऑफ 5 लाख फॉर ईच डिपॉजिट्स इन ए बैंक अकॉर्डिंग टू बजट 2020 एंड 21। DICGC क्या करता है, इंश्योर करता है कि ऑल बैंक डिपॉजिट जितने भी बैंक में डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, फिक्स्ड, करेंट, रेकरिंग डिपॉजिट, जो कि 5 लाख तक बैंक में 5 लाख तक डिपॉजिट को बैंक में इंश्योर करता है हमारे 2020-21 बजट के अनुसार।
Next, the insurance cover principal and interest is now up to a maximum amount of 5 lakh. द इंश्योरेंस कवर प्रिंसिपल और इंश्योरेंस कवर का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है जो कि कितना तक है, मैं 5 लाख तक है। इसमें इतना का एथी पे वो इस डीसीसी जो है बैंक को क्या करता है, इंश्योरेंस देता है, इंश्योरेंस कवर देता है। द DICGC डज नॉट डायरेक्टली चार्ज एनी प्रीमियम फ्रॉम द डिपॉजिटर ऑन देयर इंश्योरेंस। DICGC जो है वो डायरेक्टली चार्ज नहीं करता है प्रीमियम कवर डिपॉजिटर से उसके इंश्योरेंस के लिए। सो नाउ बैंक्स विल पे द प्रीमियम ऑफ 12 पैसे अगेंस्ट 10 पैसे पर RS100 डिपॉजिट। तो DICGC जो है ना डायरेक्ट डिपॉजिटर को इंश्योरेंस, डिपॉजिटर से प्रीमियम चार्ज नहीं करता है इंश्योरेंस के लिए तो क्या करता है कि बैंक जो है ना, बैंक उसको पे करता है कितना, 12 पैसा पे करता है अगेंस्ट 10 पैसे पर 100 डिपॉजिट। 100 रुपये के डिपॉजिट के लिए 10 पैसे के 100 रुपये अगर डिपॉजिट करता है ना तो उसको 10 पैसा इंश्योरेंस कवर देना पड़ता है। और DICGC उसको कितना देता है, DICGC को कितना देता है, 12 पैसे। ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक इंक्लूडिंग branches of foreign banks functioning in India, local areas banks and regional rural banks are issued by insured by the DICGC। तो क्या कर रहे हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं और फॉरेन बैंक के जो ब्रांचेज हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, जो लोकल एरिया के जो बैंक हैं और रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक जो हैं, सबको इंश्योर कौन सा करता है, DICGC करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरा हमारा RBI का दूसरा सब्सिडी कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। इसका क्या काम है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 3 फरवरी 1995 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। हेड क्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है। उसके बाद क्या है, रोल क्या है इसका, ऑगमेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट इन इंडिया टू इनेबल द RBI टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्लेस सप्लाई एंड क्या बोल रहे हैं, इसका काम क्या है, ऑगमेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट। ये क्या करता है, बैंक नोट को जारी करता है, मतलब प्रोडक्शन मतलब कि उसको बनाता है इंडिया में। एंड इनेबल द RBI टू ब्रिज द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर बैंक नोट इन द कंट्री। और RBI इसको क्या करता है, इनेबल करता है, एक ब्रिज, एक गैप मेंटेन करता है डिमांड और सप्लाई के बीच हमारे बैंकों में, हमारे देश के बैंकों में। प्रिंटिंग प्रेस, इसका अगला काम क्या है कि ये प्रिंटिंग प्रेस इस एक तरह का प्रिंटिंग प्रेस मतलब नोटों को प्रिंट करने का काम करता है। ये कहाँ कहाँ पे है, मैसूर में, सालबोनी वेस्ट बंगाल में, नासिक मुंबई में, एक देवास। क्वाइन मिंटिंग प्रेस, एक क्वाइन मिंटिंग प्रेस भी है जहाँ के क्वाइन होते मतलब क्वाइनों को बनाया जाता है, वो क्या है, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड REBIT। एक भी तीसरा क्या है, RBI का ऑन सब्सिडरी है, 2016 में बनाया गया था। इसका काम क्या है, टेक केयर ऑफ द IT रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है, ध्यान में रखता है IT रिक्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग द साइबर सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखता है। नीड्स टू रिजर्व बैंक एंड रेगुलेटेड एंटिटी। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है IT रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखता है, साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखता है रिजर्व बैंक के, एंड उसके रेगुलेटेड एंटिटी मतलब कितना लेन देन हो रहा है, सबको वो ध्यान में रखता है। चौथा क्या है RBI का सब्सिडीज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इसका रोल क्या है, डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट एंड प्रोवाइड द एसेंशियल IT रिलेटेड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक इंडिया एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका काम क्या है कि वो डिज़ाइन और डिप्लॉय करता है क्या, IT फैसिलिटी इन IT रिलेटेड सर्विस जो कि रिजर्व बैंक और हमारे देश के अलग अलग बैंकों को ज़रूरत होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन ऑफ RBI के कौन कौन से सेक्शन है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इज द लेजिस्लेटिव एक्ट अंडर विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। कह रहा है कि आरबीआई एक्ट 1930 एक लेजिस्लेटिव एक्ट है जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। देयर आर टोटल 61 सेक्शन इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसमें टोटल 61 सेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में टोटल 61 सेक्शन है। तो आइए देखते हैं ये पहला क्या है। सेक्शन 17 क्या कहता है कि बिजनेस विच द बैंक में ट्रांजैक्ट, बिजनेस जिसमें बैंक जो है ट्रांजैक्शन कर सकता है, बिजनेस में बैंक ट्रांजैक्शन कर सकता है। पावर टू डायरेक्ट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट दें। सेक्शन 18 क्या कहता है कि आरबीआई एक्ट 1934 का कि इसके पास पावर है डिस्काउंट देने का। सेक्शन 18 ने क्या कहता है वैलिडेट ऑफ लोन और एडवांस नॉट टू बी क्वेश्चन, वैलिडिटी ऑफ लोन के वैलिडिटी और उसके एडवांसमेंट के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सेक्शन 20 क्या देता है आरबीआई एक्ट 1934 का, क्या अथॉरिटी देता है आरबीआई को, डील विथ ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस। ये क्या करता है डील करता है विथ द ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक के ऑब्लिगेशन से सरकार के बिजनेसेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 21 क्या कहता है बैंक टू हैव द राइट टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस इन इंडिया, बैंक के पास राइट है, बैंक हैव द राइट टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट को बैंक मतलब ट्रांजैक्शन देने के लिए इंडिया में। सेक्शन 21 ये क्या कहता है बैंक टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस ऑफ स्टेट्स एंड एग्रीमेंट, गवर्नमेंट बैंक जो है वो ट्रांजैक्शन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को ऑन एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट पे। सेक्शन 22 क्या कहता है एक्सक्लूसिव राइट टू इशू बैंक नोट इन इंडिया, एक्सक्लूसिव राइट टू इशू बैंक नोट इन इंडिया, इसके पास क्या राइट है कि बैंक को नोट जारी करे इंडिया में। सेक्शन 23 क्या कहता है द इशू ऑफ बैंक नोट शैल बी कंडक्टेड बाय द बैंक इन द इशू डिपार्टमेंट विच शैल बी सेपरेटेड एंड केप्ट होली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बैंकिंग डिपार्टमेंट। सेक्शन 23 जो है आरबीआई एक्ट 1934 का वो कहता है कि बैंक के नोट को इशू कर सकता है जो कि इशू डिपार्टमेंट के पास होता है सेपरेटेड जो एंड केप्ट जिसको रखा जाता है होली डिस्टिंक्ट मतलब पूरी तरीके से अलग बैंकिंग डिपार्टमेंट से। सेक्शन 24 कहता है डिनोमिनेशन ऑफ नोट को जारी करना, अलग अलग नोट को जारी करने का इसका अधिकार है। सेक्शन 25 कहता है फॉर्म ऑफ बैंक नोट द डिजाइन फॉर्म ऑफ द मटेरियल ऑफ बैंक नोट शैल बी सच एज may be approved by central bank after consideration of recommendation made by the central board। फॉर्म ऑफ बैंक नोट ये क्या कहता है यहाँ पे, ये यहाँ पे कहता है कि फॉर्म ऑफ बैंक नोट के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं उसके डिजाइन उसके बनने में जो मटेरियल शैल बी सच एज मे बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर सकता है आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर सकता है क्या नोट के डिज़ाइन उसको बनाने में जो मटेरियल लगता है। उसके बाद सेक्शन 26 कहता है लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ नोट नोट के लीगल टेंडर कैरेक्टर को जारी करने के लिए सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट 1934 के पास ये क्या है अधिकार है। 26 ए क्या कहता है सर्टेन बैंक नोट्स टू सीज टू बी लीगल टेंडर, कुछ बैंक के नोट कुछ नोट्स को वो सीज भी कर सकता है जो लीगल टेंडर। तो सेक्शन 28 का से 27 का कहता है री इशू ऑफ नोट विच आर टॉर्न डिफेस्ड एंड एक्सेसिवली स्पॉइल्ड, क्या कहता है कि री इशू मतलब नोट को दोबारा नया नोट दिया जा सकता है नया जारी किया जा सकता है जो कि टॉर्न हो चुका है मतलब फट गया है डिफेस्ट हो चुका है और एक्सेसिवली स्पॉइल्ड जो कि पूरी तरीके से स्पॉइल्ड हो चुका है। सेक्शन 28 रिकवरी ऑफ नोट लॉस्ट स्टोलन म्यूटिलेटेड एंड इम्परफेक्ट, वैसे नोट्स को रिकवर किया जाता है जो कि खो चुका है भूल गया है
या जो चोरी हो चुका है, या म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट, जो कि इम्परफेक्ट है या उसमें कुछ बदलाव किया गया है, बदलाव हो चुका है। सेक्शन 28 ये क्या कहता है, इशू ऑफ स्पेशल बैंक नोट्स एंड स्पेशल 1 रुपी नोट इन सर्टेन केस। कुछ स्पेशल केसेस में ना स्पेशल बैंक को नोट को इशू किया जा सकता है और कुछ स्पेशल 1 रुपी नोट को भी सर्टेन केसेज में इशू किया जा सकता है। सेक्शन 29 क्या कहता है, बैंक exempt from a stamp duty on bank note, power of central government to supersede central board। बैंक को जो है स्टाम्प ड्यूटी से अलग किया जा सकता है ऑन बैंक नोट पावर, बैंक नोट के पावर पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के स्टाम्प ड्यूटी को ख़त्म किया जा सकता है टू सुपरसेड सेंट्रल बोर्ड। सेक्शन 30 क्या कहता है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू परसेड सेंट्रल बोर्ड। सेक्शन 31 क्या कहता है, इशू ऑफ डिमांड बिल एंड नोट, डिमांड बिल और नोट को जारी कर सकता है। सेक्शन 37 क्या कहता है, सस्पेंशन ऑफ एसेट्स रिक्वायरमेंट एज टू फॉरेन सिक्योरिटी, एसेट्स रिक्वायरमेंट के सस्पेंशन जो कि फॉरेन सिक्योरिटी के रूप में काम करता है, उसको सस्पेंशन मतलब उसको बदल सकता है। 38 क्या कह रहा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ रुपीज कॉइन, गवर्नमेंट और बैंक का जो ऑब्लिगेशन है कॉइन रुपीज कॉइन के रूप में उसको ऑब्लिगेट कर सकता है, उसको उसमें ऑब्लिगेशन दे सकता है। सेक्शन 39 क्या कहता है, ऑब्लिगेशन टू सप्लाई डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेंसी, अलग अलग फॉर्म ऑफ करेंसी के सप्लाई के लिए भी ऑब्लिगेशन लगा सकता है सेक्शन 39 के थ्रू। सेक्शन 40 ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन के एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन कर सकता है। सेक्शन 42 कैश रिजर्व ऑफ शेड्यूल्ड बैंक टू बी केप्ट इन द बैंक, बैंक में जो है वो कुछ कैश रिजर्व के रूप में रखा जा सकता है। सेक्शन 34 क्या कहता है, पब्लिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बाय द बैंक, बैंक के द्वारा एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जारी किया जा सकता है। सेक्शन 45 भी क्या कहता है, पावर ऑफ बैंक टू कलेक्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, बैंकों के पास पावर होता है कि वो किसी के भी जमा राशि को के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें कि कौन अपने अकाउंट में कितना खाता रखा है, ये 45 बी थ्रू देखा जा सकता है। सेक्शन 45 से क्या है, पावर टू कॉल फॉर रिटर्न कंटेनिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को अगर कोई रखे हुए है तो उसके पास पावर है कि वो उसको रिटर्न करे। अगर कोई आदमी किसी का पैसा रखा हुआ है तो उसके बैंक के पास पावर है कि वो उसको कॉल करके बोले कि हाँ भाई तुम हमको रिटर्न करो, शायद यही है। सेक्शन 45(1) है, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नेट ऑन फंड। सेक्शन 45(1)(b) मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ एसेट। सेक्शन 45(1)(c) रिजर्व फंड। सेक्शन 45(j) क्या कहता है, बैंक टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग डिपॉजिट ऑफ मनी, बैंक जो है वो रेगुलेट कर सकता है और रोक सकता है वैसे प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट को जो कि मनी डिपॉजिट का प्रचार कर रहा है। सेक्शन 45(j)(a) बैंक पावर ऑफ बैंक टू डिटरमाइन पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शन। सेक्शन 45 के क्या है, पावर ऑफ बैंक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज टू डिपॉजिट एंड टू गिव डायरेक्शन। 45(l) क्या कहता है सेक्शन, पावर ऑफ बैंक टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गिव डायरेक्शन। 45(m) क्या कहता है, ड्यूटी ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू फर्निश स्टेटमेंट इट इज रिक्वायर्ड बाय बैंक। सेक्शन 45(m)(a) क्या कहता है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज। सेक्शन 45(m)(b) क्या कहता है, पावर ऑफ बैंक टू प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एलिनेशन ऑफ एसेट्स। 45(z) क्या कहता है, इन्फ्लेशन टारगेट। 45(z)(b) क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 45(z)(m) क्या कहता है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। सेक्शन 46 क्या कहता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिजर्व फंड। सेक्शन 58 क्या कहता है, पावर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड टू मेक रेगुलेशन।
आज की क्लास यहीं पे हो गया। हम लोग देखें कि बैंकों के पास, आरबीआई के पास, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जो भी इसके पास टोटल कितना था, 61 सेक्शन थे, उसको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा किस पे, मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई रेगुलेशन के ऊपर।